वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज आपके सामने बहुत ही अच्छी टॉपिक बायोटेक से संबंधित, बायोटेक यानी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित सेलेक्टिव मार्कर का यूज क्या है, यानी प्लाज्मिड BR322 का जो यूज है वो कैसे करते हैं। तो आइए सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं PBR322 पर यूज ऑफ सेलेक्टिव मार्कर, वर्ण योग चिन्हक का यूज क्या है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात ये कर रहे थे, जो ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड फिशियल प्लाज्मिड जो कि देख करके बनाया किसको गया था, कोलाई से संबंधित, ठीक है ना, कोलाई से संबंधित उससे देख करके ये बनाया गया था। और ये प्लाज्मिड होता क्या है, तो प्लाज्मिड एक छोटा सा गोलाकार द्विकुंडलित सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर वाला डीएनए खंड होता है, ठीक है, एक छोटा सा डीएनए है। और इसमें अगर हम PBR322 को समझें इसके स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले ये आपके सामने PBR322 का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर में जितने भी जीन के खंड हैं, जितने भी एंजाइम हैं, उसका यूज क्या है आइए समझते हैं। और इसमें हमें सीधा कॉन्सेप्ट ये जानना है कि जो सेलेक्टिव मार्कर हैं, सेलेक्टिव मार्कर्स, तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे सेलेक्टिव मार्कर को, तो आप एम्फीसिलिन समझेंगे, एम्फीसिलिन है, और उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, देन अगर कैनामाइसिन की बात आती है, कैनामाइसिन, और देन क्लोरैम्फिनिकाल, रैम्फिनिकाल। तो ये चार तरह के वर्ण योग चिन्हक हैं, अर्थात इनकी सहायता से हम रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, तो बट अब जो PBR322 है, इसमें आपके साथ केवल दो एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये जो है आपका, ये दो सेलेक्टिव मार्कर हैं जिनकी वजह से हम ये पहचानेंगे कि हमारी बैक्टीरिया, हमारा जो होस्ट है वो रिकम्बिनेंट है या नहीं है। तो आइए समझते हैं इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, कैसे हम जान पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इस फिगर को समझें, इस फिगर में आते हैं हम लोग PBR322 में। अब देखिए जैसे PBR322 का जो ये स्ट्रक्चर है, यहां पर ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस है, मतलब इसका क्या हो गया, अगर इस टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम में इस प्लाज्मिड को डाला जाएगा, तो ये प्लाज्मिड जो है वो सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा, मतलब एक से दो, मतलब रेप्लिकेशन करने की क्षमता इसमें बनी रहेगी, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेसिस्टेंस पावर है इसके पास, ठीक है, क्योंकि ये चीज है। इधर एम्फीसिलिन है आपके सामने, एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस, इसका मतलब अगर इसको एम्फीसिलिन माध्यम में डाला जाएगा तब भी ये सरवाइव कर लेगा, चाहे एम्फीसिलिन माध्यम में डालिए आप इसको, चाहे टेट्रासाइक्लिन माध्यम में डालिए, तो ये सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। इफ यदि हम बात करें कि हमें RDNA बनाना है, RDNA, तो अगर हम RDNA का फॉर्मेशन करते हैं, RDNA बनाते हैं, तो RDNA बनाने के लिए हमें उस डिजायर्ड DNA खंड को, यानी कि वांछित DNA खंड को, हमें या तो हम टेट्रासाइक्लिन वाले पोर्शन पर जोड़ेंगे या तो एम्फीसिलिन वाले पोर्शन पे जोड़ेंगे। यहां पर नहीं जोड़ना, क्योंकि यहां पर कोई सिलेक्टिव मार्कर नहीं है, जहां पर सिलेक्टिव मार्कर होगा वहीं पर हम वांछित DNA खंड को जोड़ते हैं, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप सोचेंगे यहां पर
कि अगर हम एम्फीसिलिन या टेट्रासाइक्लिन में से किसी एक का चुनाव करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है, जहां तक ये एंजाइम जहां तक है इतने क्षेत्र में, जिसके ऊपर BAMH1 एंजाइम और SAL1 एंजाइम है, ठीक है, तो इस एरिया पर अगर हम किसी भी डिजायर्ड अपने इच्छित वांछित डीएनए खंड को जोड़ेंगे, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन का जो जीन होगा, जो पावर होगी, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि भाई किसी पर हम ला करके क्या जोड़ने, दूसरा इंसर्ट करा दे रहे हैं, निवेश करा दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन का जो गुण होगा, पावर होगा, वो खत्म होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अगर यही चीज यहां पर एम्फीसिलिन पर कर दें, यहां पर ऐड कर दें, तो इसका मतलब फिर एम्फीसिलिन की पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई वो तो आप गायब कर दे रहे हो ना, तो स्वाभाविक है कि वो चला जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं आरडीएनए बनाने के लिए हम इसमें यानी कि टेट्रासाइक्लिन वाले पर BAMH1 से, ठीक है ना, BAMH1 जो है आपका एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो किसी भी डीएनए को काट सकता है, ठीक है। अब जैसे ये कोई डीएनए खंड था, ऐसे नॉर्मल डीएनए खंड था, ये आपके पास ये डीएनए खंड है। अब इस डीएनए खंड को आप इतने को चाहते हो कि ये मेरा जो है वांछित डीएनए खंड है, ये इतना वांछित डीएनए खंड है, इतना। अब इस डीएनए खंड को आप BAMH1 से काट लेते हैं, और उसी BAMH1 से इस प्लाज्मिड को भी काटना पड़ेगा। आप दोनों इसको भी काट लिए और इसको भी काट लिए, काटे कि नहीं काटे, काट लिए होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, काटने के बाद इस डीएनए खंड को इसमें इंसर्ट करा देंगे। अब भाई देखिए, आपके साथ दो कंडीशन बनेगी, मतलब जब आप इसको BAMH1 से कट कर दिए और इसको भी कट कर लिए, इस प्लाज्मिड के साथ दो कंडीशन बनेगी। तो दो कंडीशन में एक कंडीशन तो आपकी ये हो सकती है कि ये जो प्लाज्मिड है, यानी कि प्लाज्मिड है, ये आपने यहां पे कट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि ये वाला, ये आपका डिजायर्ड जीन था, ठीक है, आपका वांछित डीएनए खंड था, यहां पर ये आपका डीएनए खंड है, मतलब ये वाला खंड ये है, और ये प्लाज्मिड ये वाला है टेट्रासाइक्लिन के स्थान पर, क्योंकि राइट साइड में है और ये एम्फीसिलिन लेफ्ट साइड में है। तो राइट साइड में आप कट किए हो, जिसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस की पावर आप डैमेज करने वाले हो, डिस्ट्रॉय करने वाले हो, अभी हुआ नहीं। इसके साथ दो कंडीशन बन सकती है। अब दो कंडीशन कौन हो सकती है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये जो है, जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, जो वांछित डीएनए फ्रेगमेंट है, ये इसमें जुड़ भी सकता है, मतलब ये वाला खंड जुड़ भी सकता है, ये इस तरह से, मतलब ये वाला खंड इसमें जुड़ भी सकता है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो डीएनए खंड आपने कट किया था, फिर से अपने आप पुनः ऐसे काटे थे, अब ये वाला प्रवेश इसमें नहीं कर पाया, तो ये भी सिचुएशन बन सकती है कि ये अपने आप पुनः जुड़ जाए, उसमें आपका डिजायर्ड जीन ना जुड़े। हो सकती कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अपने आप से पुनः जुड़ गया ये। तो अब आपके पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि आपका ये तो बन गया कैसा, ये तो बन गया आपका आरडीएनए, ये तो आपका आरडीएनए, और ये क्या है, आरडीएनए नहीं है। दो शर्तें आपके पास कंप्लीट तैयार हो गई। अब इस शर्त में, अब इनको हम चाहते हैं कि हम किसी होस्ट में प्रवेश कराएं, ठीक है। अब होस्ट में प्रवेश कराने के लिए मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया है कि कैसे होस्ट सेल में प्रवेश करा के, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा के इसकी क्लोनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो देखना होगा तो इसके पहले वीडियो पड़ चुकी है, उसको आप जरूर देख लेंगे, बातें बिल्कुल समझ आएगी। तो अब हम क्या करें, हम नॉर्मली 3 बैक्टीरिया लेते हैं। अब आप दो कंडीशन तैयार कर लीजिए, ठीक है, दो कंडीशन, एक आरडीएनए बना है और एक आरडीएनए नहीं, वो अपने आप कटा था, अपने आप फिर से जुड़ गया, और दूसरे में ये वाला आके जुड़ गया है। तो आपके सामने हम नॉर्मल 3 बैक्टीरिया ले रहे हैं,
जहां पर सिलेक्टिव मार्कर का यूज आपको समझ आएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो क्या किया जाए, एक बैक्टीरिया हमारे पास, एक बैक्टीरियल सेल ये हो गई, ठीक है, दूसरी बैक्टीरियल सेल ये हो गई हमारे पास, और तीसरी बैक्टीरियल सेल ये हो गई हमारे पास, ठीक है, 3 बैक्टीरिया। और आपके पास प्लाज्मिड कितने हैं, 2 हैं। एक प्लाज्मिड जो है वो नॉन रिकम्बिनेंट है और दूसरा प्लाज्मिड जो है वो रिकम्बिनेंट है। तो अब हमारा ये वाला प्लाज्मिड जो है ये यहां पर राइट साइड में ये कैसा प्लाज्मिड है, रिकम्बिनेंट वाला जो अभी आपने बनाया था। तो अब ये सिचुएशन बन सकती है, इसमें क्या बन सकती है सिचुएशन, अब इसका नाम यक्स कर दे रहे हैं, इसका नाम वाई कर दे रहे हैं, इसका नाम जेड कर दे रहे हैं। अब ये देखिए कि जब इसको हम प्रवेश करा रहे हैं, हो सकता है ये जो नॉन रिकम्बिनेंट वाला है जिसके पास कुछ नहीं है, मतलब इसको अगर हम, हो सकता है ये वाला इसमें प्रवेश कर जाए, हो सकता है ये वाला इसमें प्रवेश कर जाए, या इसमें प्रवेश कर सकता है, कहीं पर प्रवेश कर सकता है। तो अगर ये इसमें प्रवेश कर गया जेड वाले बैक्टीरिया में, और ये प्रवेश कर गया इसमें, तो अगर देखिए बिल्कुल आपको बातें सारी समझ में, इसमें प्रवेश कर गया, एंट्री कर गई ये वाला आपका यहां पर, तो अब एक तो आपका खाली हो गया कंडीशन, क्योंकि आपके पास 2 ही थी, एक तो ये वाला हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है ये जेड वाले में चला गया, और ये वाला हमारा यक्स वाले में चला गया, वाई वाला जो है वो बिल्कुल खाली है। तो वाई को क्या बोलेंगे, वाई को आप कहेंगे कि ये नॉन ट्रांसफॉर्म, मतलब इसका क्या हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब इसमें कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई ना रिकम्बिनेंट डीएनए आया ना आपका नॉर्मल डीएनए, इसमें कोई नहीं पहुंचा, ठीक है, इस वाई वाले में। लेकिन जो आपका जेड वाला है, जेड वाला ये कैसा है, रिकम्बिनेंट, यानी आर डीएनए, जो ये ट्रांसफॉर्म आर डीएनए है, ठीक है ना, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म आर डीएनए होस्ट सेल, ठीक है ना, आर डीएनए होस्ट सेल कहेंगे इसको, क्योंकि भाई इसमें तो स्थानांतरण हुआ ही है, चाहे वो हमारा एक नॉर्मल जो अपने जिसमें आर डीएनए नहीं था वो वाला, चाहे ये वाला, लेकिन इसमें कौन सा प्रवेश किया है, जेड वाले में, जेड वाले में आपका आर डीएनए जो है इसमें आपका फॉरेन जुड़ा हुआ है, ये प्रवेश किया, तो यानी ट्रांसफॉर्म का मतलब स्थानांतरण हुआ, कोई ना कोई इसके अंदर आया, कुछ ना कुछ इसके अंदर घुसा, तो वो क्या घुस गया भाई, आरडीएनए, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म आरडीएनए होस्ट सेल हो गई। और ये वाली क्या है, ये जो तीसरी सेल है आपकी, ये एक्स वाली सेल है, ट्रांसफॉर्म तो है, ट्रांसफॉर्म है, बट कैसा, नॉन रिकम्बिनेंट, नॉन आरडीएनए, मतलब ये आरडीएनए नहीं है, ट्रांसफॉर्म तो हुआ, स्थानांतरण तो हुआ है, बट आरडीएनए का नहीं हुआ है। और वाई वाले में कुछ नहीं गया, इसका मतलब इसमें खुद का, इसका खुद का न्यूक्लियोटाइड है अपना, मतलब ऐसे अपना खुद का जो डीएनए होगा इसके पास वही है, बाकी इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है ना, इसके पास। अब यहीं पर आपको समझना है, यहीं पर आपको समझना है। फिर से हम आपको एक बात बता दें, ये जो आपके पास 3 बैक्टीरियल सेल हैं, मिली 3 बैक्टीरियल सेल, तो इन 3 बैक्टीरियल सेल को कैसे जानेंगे कि कौन हमारा आरडीएनए ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया है। आपको चाहिए, आप वैसे कॉमनली नॉर्मली बता दें, आप इन तीनों में से किसको चाहेंगे, इसी को चाहेंगे ना, जेड वाले को चाहेंगे, क्योंकि यही तो आपका लाभ होना है, तो आप इसी को चाहोगे, इन दोनों को क्यों चाहोगे। तो लेकिन ये चीज हमें अपनी आंखों से थोड़ी ना ऐसे दिखाई पड़ रहा है, बाहर ऐसे सामने हो रहा है,
ये तो माइक्रोस्कोपिक वर्क है, प्रयोग है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? इसी को पहचानने के लिए यानी रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करने के लिए, पहचानने के लिए सेलेक्टिव मार्कर वर्ण योग चिन्हक टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन का यूज करते हैं। आइए उसका यूज कैसे होता है देखेंगे। यहां पर फिर से आपको हम बता दें, आपने किस पोर्शन पर यूज किया है? टेट्रासाइक्लिन वाले पर। आपने ये जो डीएनए जोड़ा था किस पोर्शन पर? टेट्रासाइक्लिन वाले पर। अगर टेट्रासाइक्लिन का जोड़े हैं तो टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस था वो अब क्या हो गया? सेंसिटिव हो गया। मतलब अगर अब इसमें टेट्रासाइक्लिन का मीडियम बनाएंगे तो हमारा ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एम्फिसिलिन मीडियम में ग्रो करवाते हैं तब एम्फिसिलिन इसके पास है तो एम्फिसिलिन में ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है ना? कर जाएगा, बिल्कुल करेगा। तो अब इसको ध्यान रखना है, टेट्रासाइक्लिन पर आप इसको ऐड किए हो, इस अपने डिजायर्ड जीन को, डिजायर्ड डीएनए खंड को। अब हम इधर इरेज कर देंगे। आपको ये पूरा फिगर समझ आ रहा होगा पीबीआर 322 को, ये पूरा मतलब अच्छे से। तो टेट्रासाइक्लिन को ध्यान रखना है। अब जो ये टेट्रासाइक्लिन है आपके पास, ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन, अब हम दो कल्चर प्लेट बनाते हैं, ठीक है ना, दो कल्चर प्लेट बनाते हैं। दो कल्चर प्लेट बनानी है आपको, ठीक है। अब इधर हम इसको भी इरेज करेंगे भाई, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि ये प्रवेश हो चुका है, ये नहीं हो चुका है। इसको इरेज करेंगे और दो कल्चर प्रोसेस या मीडियम बना रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो दो कल्चर प्लेट, कौन कौन सी कल्चर प्लेट है आपके सामने? एक संवर्धन माध्यम का हम यहां पर बनाते हैं प्लेट, एक संवर्धन माध्यम का, ठीक है। और दूसरा संवर्धन माध्यम, दूसरे की प्लेट ये बना रहे हैं। दो संवर्धन माध्यम, ये आपका ए नंबर हो गया और ये हो गया आपका बी नंबर, मतलब 1 2 ए बी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ध्यान ये रखना है, अब एक बार पहले वाले मीडियम में, यानी जो फर्स्ट मीडियम है, इसमें आप क्या डाल दो? एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन का एंजाइम जो है वो डाल दीजिए। इसमें आपने क्या डाल दिया? एम्फिसिलिन, ठीक है ना। अब एम्फिसिलिन डाल दिए हो, इसमें अपनी जो तीनों बैक्टीरिया को डाल दीजिए। ये आपकी पहली बैक्टीरिया, ये आपकी दूसरी बैक्टीरिया, ये आपकी तीसरी बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? थोड़ा सा बड़ा बनाए भैया, थोड़ी सी बड़ी बैक्टीरिया होनी चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, तो हम बैक्टीरिया को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। कल्चर प्लेट थोड़ी बड़ी ले लेते हैं भाई, कल्चर प्लेट बड़ी कर ये, ठीक है ना। ये कल्चर प्लेट आपकी बड़ी हो गई थोड़ी सी, और यहाँ पर देखिए भाई, कंटिन्यू बने रहेंगे तो बात पूरी समझ आएगी, नहीं तो भैया आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि ठीक है ना, ये आपकी कल्चर प्लेट हो गई। अब इसमें पहले वाले में एक बैक्टीरिया हमारी ये हो गई, दूसरी बैक्टीरिया ये हो गई, तीसरी बैक्टीरिया ये हो गई, 3 बैक्टीरिया सेल हो गई। अभी हम ए वाली की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर यानी ये यक्स वाली बैक्टीरिया ये है, वाई वाली बैक्टीरिया ये है, और जेड वाली बैक्टीरिया ये है, ठीक है ना। तो इसमें जो है प्लाज्मिड था आपका, यानी कि वो भी नॉन रिकम्बिनेंट था। ट्रांसफॉर्म तो है बट वो नॉन रिकम्बिनेंट है। इसका मतलब यक्स वाली बैक्टीरिया ये है, यक्स वाली बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरे में क्या था? इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले में आपका रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया थी, ठीक है ना, रिकम्बिनेंट।
रिकम्बिनेंट का मतलब क्या था, जहां पर आपका वांछित डीएनए खंड जुड़ा था, ठीक है। अब इसमें अपना इसका खुद का न्यूक्लियस जो है, अपना न्यूक्लियोइड जो है उसको तो रहने दीजिए, उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने पहले वाले पात्र में एम्फीसिलिन रेसिस्टेंस डाले हो, तो अब आप ये बताइए इसमें से सबसे पहले डिस्ट्रॉय कौन होगा। एम्फीसिलिन डाले हो तो जिसके पास तो एम्फीसिलिन होगा, जिसके पास एम्फीसिलिन होगा वो बैक्टीरिया इसमें इस कल्चर मीडियम में ग्रो करेगी, मतलब रेप्लिकेशन करती जाएगी, अपनी संख्या बढ़ाती जाएगी। लेकिन जिसमें एम्फीसिलिन नहीं होगा वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उसके पास उस एम्फीसिलिन से बचने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया जाएगी, ये आपकी Y वाली है और ये Z वाली बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखना आप इसमें कौन सा, इस वाले में देखिए इसके पास तो एम्फीसिलिन, यक्स वाले के पास एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों है, क्योंकि यहाँ पर कटा ही नहीं था, जुड़ा ही, केवल अपने आप कटा पुनः जुड़ गया था। इसका मतलब ये वाला जो है ये सर्वाइव करेगी किस मीडियम में, एम्फीसिलिन में, ठीक है। और इसके पास एम्फीसिलिन तो है लेकिन टेट्रासाइक्लिन गायब है, एम्फीसिलिन मीडियम में क्या कर जाएगी, ये बैक्टीरिया ग्रो करेगी, क्योंकि इसके पास उससे बचने की क्षमता है, उससे बचाने वाली जीन इसके पास उपस्थित है। इसके पास दोनों उपस्थित है, एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। इसके पास एम्फीसिलिन है बट टेट्रासाइक्लिन नहीं, क्योंकि आप टेट्रासाइक्लिन पर क्या किए हो, आप अपना वांछित डीएनए खंड जोड़ दिए थे, ठीक है ना। तो यहां तक बात बिल्कुल समझ आ रही होगी, समझ सारी बातें आएंगी। तो अब देखिए इसका मतलब ये भी ग्रो करेगा, ग्रो कौन नहीं करेगा, यानी ये बैक्टीरिया नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्म थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना एम्फीसिलिन का ना टेट्रासाइक्लिन का, इसलिए आपकी वाई बैक्टीरिया क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अर्थात वो ग्रो नहीं कर पाएगी। आई होप बात बिल्कुल समझ आ रही होगी। बात समझ में आती रहे आप अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। अपने इस YouTube चैनल को ग्रो करवाने के लिए आप थोड़ी सी हेल्प जरूर करें। तो अब देखिए क्या होता है, अब हमें तो ये कंफर्म हो गया। अब हम दूसरे पात्र में आते हैं, दूसरे कल्चर प्लेट पे आते हैं। पहले तुम्हें पता चल गया रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म कौन है, ये पता चल गया। तो जो तो ट्रांसफॉर्म है वो बचे रह गए, ग्रो कर रहे हैं, जो नहीं ट्रांसफॉर्म थे वो मर गए, क्योंकि उसके पास ना एम्फीसिलिन ना टेट्रासाइक्लिन। अब इन्हीं को दूसरे में डालते हैं, ये तो खत्म होगी मान लीजिए, लेकिन फिर से हम डालना चाहेंगे। अब बचा हमारे पास कौन, यक्स वाली बैक्टीरिया बच गई, ये यक्स बची और ये आपकी जेड बच गई, ठीक है ना। यक्स बच गया और जेड बच गया। यक्स के पास क्या था, अपना खुद का एक प्लाज्मिड, इसके पास क्या था, इसके पास रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है ना। रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट का मतलब पुनर्योगज, पुनर्योगज का मतलब जिसमें आपने अपना वांछित डीएनए खंड ऐड कर दिया है, ये आपका, ठीक है ना। और इसका न्यूक्लियोइड ऐसे डाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। ये अपना इस तरह से। अब देखिए, अब आपके पास नॉन ट्रांसफॉर्म तो अलग हो चुका है, नॉन ट्रांसफॉर्म तो अलग हो चुका है बच्चा पार्टी ये ध्यान देंगे कि मतलब जो अब आपके पास बच गया ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, एक है रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया, एक है नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। तो अब इसमें अगर एम्फीसिलिन डालेंगे तो पता चल ही गया कि दोनों ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास एम्फीसिलिन है। आपने डिस्ट्रॉय किसको किया था, जिसमें जुड़ा था वो कौन सा डिस्ट्रॉय हुआ था, टेट्रासाइक्लिन डिस्ट्रॉय हुआ है। तो अगर इस कल्चर प्लेट में, संवर्धन माध्यम में अगर हम टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे तो आप बताओ कौन सी बैक्टीरिया हमारी नष्ट होगी, यक्स या जेड। ये यक्स वाली बैक्टीरिया है
ये जेड वैल्यू। अब आप बताइए, आप खुद सोचें, अगर इस कल्चर प्लेट में टेट्रासाइक्लिन कल्चर मीडियम बना दें, डाल देंगे, तो कौन सी बैक्टीरिया नष्ट होगी? आप बताओ कौन सी नष्ट होगी? तो नष्ट कौन होगी? क्योंकि जिसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचने की क्षमता वाला जीन खत्म हो गया है वही नष्ट होगा। तो उसमें कौन है? तो उसमें कौन है? ठीक है ना, उसमें कौन नष्ट होगा? तो आपका रिकम्बिनेंट वाला, यानी जो ट्रांसफॉर्म्ड रिकम्बिनेंट आरडीएनए होस्ट सेल है वो नष्ट होगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचने वाला जीन नहीं है। तो अब आपको सीधा सिलेक्टिव मार्कर का यूज समझ आ रहा होगा। अब इसमें क्या डाल दें हम? इसमें डाल देंगे टेट्रासाइक्लिन, इसमें डाल दी। तो डालने के बाद हमारी जो बैक्टीरिया जिसके पास टेट्रासाइक्लिन नहीं है, तो जेड के पास क्या था? जेड के पास टेट्रासाइक्लिन नहीं था, तो ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सर्वाइव कौन करेगा? ये वाली, क्योंकि इसके पास एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों था, ये सर्वाइव करेगी। तो इस तरह से सेलेक्टिव मार्कर का यूज करते हैं हम इस बायोटेक में, और बहुत ही बढ़िया काम है, अच्छा फंक्शन है। अब देखिए, लेकिन एक शर्त तो है, आपको बात तो समझ आ गई कि कैसे हम सेलेक्टिव मार्कर का यूज करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबी लग रही होगी। लंबी का मतलब इसमें दो दो प्लेट लेना पड़ रहा है, एक बार ये कराओ फिर दूसरा कराओ। फिर इसको और आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक UC8 प्लाज्मिड का विकास किया। PUC8 यानी प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसका विकास किया, जिसमें केवल एक ही बार में सब कुछ पता चल जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।